हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल MS ब्लॉगर में। आज हम उत्तराखंड के 4 धाम यात्रा की बात करने जा रहे हैं। अगर आप उत्तराखंड के 4 धाम यानी यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ की यात्रा की योजना बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपको ये 4 धाम यात्रा कैसे करनी है, 4 धाम यात्रा कुल कितने दिनों की होती है और हमारा रूट कैसा होगा, कैसे हमको यात्रा करनी चाहिए, कहाँ कहाँ स्टे होगा और वहाँ पर खाने पीने की क्या व्यवस्था होगी, हमारे साथ कौन गाइड करेगा, कितने दिनों की टाइमिंग होगी, हमको टेंट लेकर रुकना चाहिए या फिर वहाँ होटल मिल जाएंगे, क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, कैसे रजिस्ट्रेशन होगा, अगर आपके साथ कोई बड़े बुजुर्ग हैं तो पैदल चलने में असमर्थ है तो घोड़े खच्चर या हेलीकॉप्टर की क्या सुविधा होगी, ये सारी जानकारी आज के वीडियो में मिलेगी। वीडियो के अंत में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एक बज तक 4 धाम यात्रा में कुल खर्चा कितना आ जाएगा। तो दोस्तों बने रहिए मेरी वीडियो में, मैं आपको एक एक करके सारी चीज़ें विस्तार पूर्वक वर्णन करूंगा, जिससे कि आपको 4 धाम की यात्रा करने में कोई दिक्कत ना हो और आपका खर्चा भी कम आए। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि 4 धाम यात्रा कितने दिनों की होती है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये 4 धाम यात्रा शुरू होती है हरिद्वार से। जैसा आपको पता होगा देश की सभी शहरों से ट्रेन हरिद्वार के लिए जाती हैं, तो हरिद्वार से हमारी यात्रा शुरू होती है और हमारी वापस हरिद्वार में ही यात्रा समाप्त होती है। 4 धाम की यात्रा जो योजना बनती है ये लगभग आपको 9 रात 10 दिन की दिनों की बनती है। अगर आप गोमुख नहीं जाते हैं तो अगर आप गोमुख की यात्रा करते हैं तो मान के चलिए कि आपको एक दिन और ऐड हो जाएगा, वरना मान के चलिए कि 9 रात 10 दिन की ये यात्रा बनती है और 4 धाम यात्रा कंप्लीट कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं हरिद्वार से। हरिद्वार की लोकल साइट्स मैं उनकी यहाँ पर बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे कि हर की पौड़ी, मनसा देवी मंदिर, ये सारी चीज़ें हैं। तो 4 धाम की यात्रा हरिद्वार से शुरू करते हैं। अगर आप ग्रुप में हैं तो आपके लिए बेस्ट रहेगा टेम्पो ट्रैवलर, आराम से जा सकते हैं। अगर आपकी छोटी ग्रुप है तो इनोवा ले लीजिए और इससे भी छोटी ग्रुप है तो डिजायर जैसी गाड़ी आप लेकर जा सकते हैं। वीडियो के अंत में आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि अगर आप पैकेज लेकर जाते हैं तो आपको क्या कास्ट पड़ेगा। अगर आप स्वयं ही पूरी यात्रा मैनेज करना चाहते हैं तो फिर आपको क्या कास्ट पड़ेगी। तो दोस्तों दोनों ही ऑप्शन आपको मैं दूंगा, तो पूरी वीडियो में बने रहिए, तभी आपको पूरी जानकारी प्राप्त होगी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो हरिद्वार से यात्रा शुरू होती है। हमारे देश के शहरों से हरिद्वार के लिए डायरेक्ट ट्रेनों की कनेक्टिविटी मिल जाती है, तो आप हरिद्वार तक पहुंच सकते हैं। अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो देहरादून से अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। देहरादून में आपका एयरपोर्ट है तो देहरादून उतरकर अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करता हूं डे नंबर 1 की। दोस्तों ये सभी योजना डे वाइज आपको बताता चलूँगा, जिससे कि आपको और भी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। डे नंबर 1 में दोस्तों हरिद्वार से आपको मंसूरी होते हुए जाना है बरकोट की उस तरफ। दोस्तों हरिद्वार से बरकोट की दूरी है वो लगभग 180 किलोमीटर पड़ जाती है और ये यात्रा तय करने में मान कर चलिए कि आपको लगभग 6 से 7 घंटे या 8 घंटे भी लग सकते हैं। तो आपका एक दिन केवल बरकोट पहुंचने में ही लग जाएगा। उस रात आप बरकोट में या वहां से 5 किलोमीटर दूरी खरादी पड़ता है, वहां स्टे ले लीजिए। अगर आप बरकोट में स्टे लेते हैं तो वहां पर क्या क्या सुविधा होगी, खाने पीने की क्या व्यवस्था होगी वहां। तो दोस्तों बरकोट में बहुत सारे होटल देखने को मिल जाएंगे और धर्मशाला भी आपको देखने को मिल जाएंगे। डिपेंड करता है कि आपका बजट कितना है, आप कैसे स्टे करना चाहते हैं। तो दोस्तों वही रेट की बात करूं तो ये मान के चलिए कि 2000 रुपये पर दिन के हिसाब से या फिर 1500 रुपये पर दिन के हिसाब से वहां पर रूम अवेलेबल हो जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर सभी होटल के रेट इसलिए महंगे हैं क्योंकि ये 4 धाम यात्रा दोस्तों 5-6 महीने के लिए होती है, इसलिए यहाँ पर जो व्यापार होते हैं तो बहुत ही महंगे होती है। चलिए दोस्तों बरकोट में हम स्टे कर लेंगे। वहीं बात करते हैं खाने पीने के लिए, तो वहाँ पर होटल में भी आपको खाने पीने की व्यवस्था होती है या फिर चाहे तो भोजनालय या रेस्टोरेंट देखने को मिल जाएंगे, तो वहाँ पर जाकर अपनी भोजन ग्रहण कर सकते हैं। पहले दिन आप विश्राम कर लीजिए बरकोट में
तो इस तरह से डे नंबर 1 कंप्लीट होता है। दोस्तों अगले दिन प्रातः उठिए डे नंबर 2 पर। डे नंबर 2 पर आपको जाना है बरकोट से जानकी चट्टी के लिए। दोस्तों जानकी चट्टी वो स्थान है जहां से आपको पैदल यात्रा शुरू करनी है हमारे यमुना माता यानी यमुनोत्री के लिए। दोस्तों बरकोट से जानकी चट्टी वही गाड़ी लेकर जाएगी जो आपने हायर किए हैं। लगभग ये दूरी पड़ती है 45 किलोमीटर की, तो लगभग 1.5 से 2 घंटे में आप जानकी चट्टी पहुंच जाएंगे। और जानकी चट्टी से आपको पद यात्रा शुरू करनी होगी यमुनोत्री के लिए। दोस्तों ये यमुनोत्री के लिए पद यात्रा होती है वो लगभग 6 किलोमीटर की होती है। 6 किलोमीटर की यात्रा तय मानकर चलिए कि 3 से 4 घंटे लग जाएंगे और आप यमुनोत्री पहुंच जाएंगे। यमुनोत्री माता के दर्शन कीजिए। यमुना जी का उद्गम स्थान इसी स्थान से होता है। यहाँ पर कुछ समय व्यतीत कीजिए, अच्छी तरह से एक्सप्लोर कीजिए, मत्थे टेकिए और वापस आप ट्रैकिंग करके आ जाइए जानकी चट्टी। जानकी चट्टी से आपको आ जाइए बरकोट के लिए। डे नंबर 2 की रात अपना पुनः बरकोट में स्टे कर लीजिए। अगली सुबह प्रातः आप डे नंबर 3 पर उठिए और बरकोट से आपको जाना है उत्तरकाशी। बरकोट से उत्तरकाशी की दूरी वो आपको लगभग 80 किलोमीटर पड़ती है। 80 किलोमीटर की यात्रा तय करने में आपको लगेंगे 3 से 4 घंटे और उत्तरकाशी में या नैताला में आप स्टे ले सकते हैं। दोस्तों इस दिन आप उत्तरकाशी में अगर स्टे लेते हैं तो आप अगले धाम की ओर बढ़ रहे हैं वो है गंगोत्री। अगर आप उत्तरकाशी में समय मिलता है तो आप काशी विश्वनाथ के भी दर्शन कर सकते हैं। रात में आप नैताला या उत्तरकाशी में स्टे बना सकते हैं। तो इस तरह से आपका डे नंबर 3 कंप्लीट होता है। अगले दिन प्रातः उठिए डे नंबर 4। डे नंबर 4 में दोस्तों उत्तरकाशी से जाना है गंगोत्री के लिए। ये गंगोत्री जाने के लिए आपको किसी भी तरह की ट्रैकिंग नहीं करनी होती है। हालांकि आपको मैं बताना चाहता हूँ कि 4 धाम यात्रा में आपको केवल 2 ही धामों में ट्रैकिंग करनी पड़ती है। 2 धामों में डायरेक्ट गाड़ी जाती है। तो ट्रैकिंग करने वाले धाम हैं वो हैं आपका यमुनोत्री और तीसरा यानी केदारनाथ। ये दोनों ही धाम ऐसे हैं जहाँ पर आपको ट्रैकिंग करना पड़ता है। तो दोस्तों डे नंबर 4 पर आप पहुँचे गंगोत्री। यहाँ पर आप गंगा माता के दर्शन कीजिए, माथा टेकिए। दर्शन करने के बाद वापस आप उत्तरकाशी आ जाइए या नैताला आ जाइए। डे नंबर 4 पर उस दिन आप उत्तरकाशी या नैताला के होटल में रात में विश्राम कीजिए। अगले दिन डे नंबर 5 में उठना है और जाना है उत्तरकाशी से सोनप्रयाग या फिर सीतापुर या फिर गुप्तकाशी। ये 3 नाम जो मैंने लिए हैं वो स्थान हैं जहाँ से आपको अगले धाम के लिए यानी देवों के देव यानी महादेव केदारनाथ की यात्रा शुरू करनी है। तो दोस्तों सीतापुर तक अपनी गाड़ी आती है और सोनप्रयाग तक भी अपनी गाड़ी आती है। तो डे नंबर 5 में उत्तरकाशी से आइए सोनप्रयाग और सोनप्रयाग की दूरी है वो लगभग उत्तरकाशी से वो है 220 किलोमीटर पड़ती है। ये 220 किलोमीटर तय करने में आपको लगभग 8 से 9 घंटे लग जाएंगे और आप उस दिन डे नंबर 5 में उत्तरकाशी से आकर सोनप्रयाग में स्टे ले लीजिए। यहाँ पर जहाँ पर आपको होटल मिलता है या फिर गुप्तकाशी में स्टे ले सकते हैं। चलिए दोस्तों अगले दिन सुबह उठिए यानी डे नंबर 6 में। डे नंबर 6 में आपको यात्रा करनी है आपको महादेव के लिए जो कि आपको गौरीकुंड से है। दोस्तों पहले वहाँ से आप गौरीकुंड चले आइए। गौरीकुंड जाने के लिए आप बोलेरो व सोमो का साधन लेना पड़ेगा क्योंकि उत्तराखंड सरकार की तरफ से चलाया जाता है। 40 से 50 रुपये प्रति सवारी लेते हैं और आप गौरीकुंड पहुँच जाएंगे। गौरीकुंड से आपको 16 से 17 किलोमीटर पद यात्रा शुरू हो जाएगी। ये दूरी आपदा के पहले के इस समय 20 से 22 किलोमीटर आपको पद यात्रा करना होगा केदारनाथ के लिए। तो दोस्तों डे नंबर 6 में आपको ट्रैकिंग करते हुए आप महादेव के नाम लेते हुए ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आप पहुंच जाएंगे केदारनाथ मंदिर के प्रांगण में। दोस्तों केदारनाथ पहुंचते पहुंचते हो जाएगी शाम और डे नंबर 6 में आप उस रात केदारनाथ ही में स्टे आप बना सकते हैं। दोस्तों केदारनाथ में स्टे करने का सबसे ज़्यादा संशय होता है आपके मन में कि वहाँ पर हमको होटल कैसे मिलेगा, हमको क्या टेंट मिलेगा,
हमको वहाँ हाउस हट मिलेगा जो कि GMVN द्वारा चलाया जाता है। तो दोस्तों अगर आप पैकेज लेना चाहते हैं तो पैकेज में आपको सभी जगह होटल प्रोवाइड कर दी जाती है, अन्यथा आप चाहे वहाँ डोमेट्री है, वहाँ पर टेंट हाउस की सर्विस है जो कि गढ़वाल मंडल विकास निगम की तरफ से चलाया जाता है। GMVN उत्तराखंड टूरिज्म का गवर्नमेंट पोर्टल है, उसके द्वारा ये सारी व्यवस्था की जाती है। तो चाहे GMVN की तरफ से वहाँ स्टे बना सकते हैं। तो दोस्तों डे नंबर 6 में इस तरह से केदारनाथ प्रांगण में पहुँचिए, वहाँ रात में दर्शन कीजिए, रात की आरती में सम्मिलित होइए, हर हर महादेव का नाम लेते हुए डे नंबर 6 इस तरह से आपका संपन्न होता है। अगली सुबह प्रातः उठिए डे नंबर 7 पर, पुनः महादेव के दर्शन कीजिए और अपनी ट्रैकिंग वापस शुरू कर दीजिए गौरीकुंड होते हुए सोनप्रयाग या फिर गुप्तकाशी के लिए। तो दोस्तों डे नंबर 7 में केदारनाथ मंदिर से नीचे उतरेंगे 20-22 किलोमीटर और उस दिन पुनः वापस स्टे बनाइए गुप्तकाशी में या फिर सोनप्रयाग में, जहां आपके होटल अवेलेबल होगी। चलिए दोस्तों अगली सुबह यानी डे नंबर 8 पर। दोस्तों डे नंबर 8 में सोनप्रयाग से डायरेक्ट निकलना होगा बद्रीनाथ के लिए। दोस्तों सोनप्रयाग से बद्रीनाथ की दूरी है वो लगभग 220 किलोमीटर से 230 किलोमीटर पड़ती है। ये दूरी आपको लगभग 8 से 9 घंटे में आप तय कर लेंगे। डे नंबर 8 में सोनप्रयाग से बद्रीनाथ पहुंचेंगे, उस दिन बद्रीनाथ में स्टे ले लीजिए। हालांकि अगर आप बद्रीनाथ निकल रहे हैं तो सुबह सुबह आप सोनप्रयाग से डिपार्च ले लीजिए और दोपहर होते होते आप बद्रीनाथ पहुंच जाएंगे। बद्रीनाथ में रुकने की बहुत सारी व्यवस्था है, वहां पर GMVN की तरफ से डॉर्मेट्री दी जाती है और यात्री निवास भी दिया जाता है, साथ ही साथ धर्मशाला भी हैं या फिर प्राइवेट होटल में भी आप रुक सकते हैं। तो इस तरह से बद्रीनाथ में स्टे लीजिए। बद्रीनाथ में आपको किसी भी तरीके की कोई ट्रैकिंग नहीं करनी होगी। बद्रीनाथ में जाइए और वहां पर आप बद्री विशाल यानी हमारे विष्णु अवतारी श्री बद्रीनाथ के दर्शन कीजिए, मत्थे टेकिए, अपनी मनोकामना मांगिए और उस रात आप पुनः स्टे करके बद्रीनाथ में आराम कीजिए। दोस्तों अगले दिन सुबह यानी डे नंबर 9 में जो बद्रीनाथ में दर्शनीय स्थल है जैसे माना गांव, भीम पुल हो गया, चरण पादुका हो गया और भी दर्शनीय स्थल हैं, उनके सबके दर्शन करने के पश्चात बद्रीनाथ से आइए पीपल कोठी। दोस्तों बद्रीनाथ से पीपल कोठी की दूरी है वो लगभग 75 किलोमीटर पड़ती है। ये मान कर चलिए कि 2 घंटे लगभग ये दूरी आप तय कर लेंगे। तो दोस्तों पीपल कोठी उस दिन स्टे कर लीजिए। इस तरह से डे नंबर 9 संपन्न होता है। अगली सुबह यानी डे नंबर 10 में आपको अंतिम दिन होगा इस 4 धाम यात्रा का। डे नंबर 10 में दोस्तों आप पीपल कोठी से अपनी यात्रा शुरू कीजिए और अपनी अंतिम यात्रा यानी हरिद्वार तक समाप्त कीजिए। दोस्तों हरिद्वार तक ये दूरी 230 किलोमीटर की पड़ती है और ये दूरी लगभग आप 10 घंटों में तय कर लेंगे। तो इस तरह से आप पहुंचेंगे हरिद्वार। ये 9 रात 10 दिन की यात्रा होती है 4 धाम की। चलिए दोस्तों अब कुछ महत्वपूर्ण बातें कर लेते हैं। अगर आपके साथ कोई बड़े बुजुर्ग हैं, आप घोड़े खच्चर का उपयोग करेंगे या फिर आप हेलीकॉप्टर का प्रयोग करें तो दोस्तों ये आपकी साइड है, यहाँ पर जाकर आप हेलीकॉप्टर की बुकिंग कर सकते हैं जो कि आपको यमुनोत्री के लिए व केदारनाथ के लिए होती है। दोनों ही जगह के लिए ये सर्विस मिलती है। तो आप यहाँ जाकर इस वेबसाइट का विजिट करके हेलीकॉप्टर की बुकिंग करा सकते हैं। हेलीकॉप्टर की रेट नहीं बताऊंगा क्योंकि ये हर साल ऊपर नीचे होती रहती है। वहीं अगर हम बात करते हैं घोड़े खच्चर की तो दोस्तों घोड़े खच्चर या फिर पालकी का उपयोग करके आप यमुनोत्री व केदारनाथ तक पहुंच सकते हैं। दोनों जगहों पर पालकी का रेट अलग अलग होते हैं, घोड़े खच्चर के रेट अलग अलग होते हैं। तो आप इस माध्यम का प्रयोग करके बड़े बुजुर्गों के साथ जो चलने में असमर्थ हैं उनके लिए ये सुविधा दे सकते हैं। अगली महत्वपूर्ण बात है दोस्तों
या हमको इस यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। तो दोस्तों, जैसा आपको पता होगा कि केदारनाथ यात्रा हो या चार धाम की यात्रा हो, दोनों में ही आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तो आप इस साइट में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन आप आधार कार्ड लगेगा और एक फ़ोटो लगेगी, जो जिस डेट में आप विजिट कर रहे हैं, जिस डेट में आप चार धाम यात्रा जा रहे हैं, उस डेट के लिए आप रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए और अपनी प्रिंट आउट निकलवा कर अपने आधार कार्ड के साथ रखिए, तो ये यात्रा शुरू कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, और भी महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें आपको अपने साथ कैरी करना है। जैसे पहला आता है गर्म कपड़ा। दोस्तों, अपने साथ गर्म कपड़ा जरूर रखिएगा, क्योंकि वहाँ पर ट्रैकिंग के समय या रात्रि के समय आपको ठंड लगेगी, तो उन्हें अपने साथ जरूर रखिएगा। दूसरी चीज़, अगर आप ट्रैकिंग कर रहे हैं और बारिश हो जाती है, तो उसके लिए आप रेनकोट या छाता जरूर रखिए, ताकि आपको ट्रैकिंग करते में ज़्यादा समस्या ना हो। तीसरी चीज़ वो है कि आपको अपने साथ बोतल के पानी रखना है, क्योंकि कहीं कहीं पर आपको ट्रैकिंग करते समय पानी नहीं मिलता है। और अपने साथ एक छड़ी जरूर रखिएगा, जिससे आपको ट्रैकिंग करने में काफ़ी सुविधा मिलती है। साथ ही अगर मोबाइल कनेक्टिविटी की बात करें, तो आपको हर जगह नेटवर्क मिल जाएगा, तो अपने परिवार वालों से बात कर सकते हैं। लेकिन साथ ही पावर बैंक जरूर रखिएगा, क्योंकि वहाँ पर लाइट का भरोसा नहीं होता है। तो दोस्तों, ये कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको अपने साथ कैरी करनी है। चलिए दोस्तों, अगली बात करते हैं कि हम इस यात्रा करने में आपका खर्चा कितना आ जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप पैकेज लेना चाहते हैं तो पैकेज ले सकते हैं। अगर आप स्वयं ये पूरी यात्रा करना चाहते हैं, तो मान के चलिए आपको होटल की बुकिंग, गाड़ी का खर्चा, ये सब मिलाकर आपका पर पर्सन पड़ जाएगा 8,000 रुपये से 10,000 रुपये तक। आप इसमें चार धाम की यात्रा संपन्न कर लेंगे। तो दोस्तों, ये था चार धाम यात्रा का संपूर्ण वर्णन। इसके बाद अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, तो मेरे इंस्टाग्राम में जाकर प्रश्न पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में एक नई यात्रा के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। जय बद्री विशाल, जय केदारनाथ। आपकी यात्रा मंगलमय हो।